Okay, so starting with necrosis. Necrosis is nothing but it is a type of a cell death. हम लोग दो टाइप ऑफ सेल डेथ पढ़ने वाले हैं, एक है नेक्रोसिस, दूसरा है एपोप्टोसिस. अब दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए. 5 to 10 मार्क्स में मोस्टली 90% ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं. ओके, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन. नेक्रोसिस है क्या? सो नेक्रोसिस इज बेसिकली localized area of death in a living tissue as a consequence of severe injury. मतलब कोई टिश्यू है उसमें सीवियर इंजरी हुई तो एक पर्टिकुलर एरिया का डेथ, दैट इज लोकलाइज्ड एरिया का डेथ, इज नथिंग बट नेक्रोसिस. ओके, दिस इज एक्सीडेंटल और एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ अ सेल डेथ. ओके, अब ये हो क्यों रही है? ये हो रही है बिकॉज ऑफ द मेन कॉज दैट इज इश्चेमिया. इट्स मेन कॉज इज इश्चेमिया. बहुत सारे रीजन्स है, रिपोफ्यूजन इंजरी, दिस दैट, बट द मेन कॉज इज इश्चेमिया, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई. ठीक है, अब अगर कोई टिश्यू में नेक्रोसिस हुआ तो उसमें क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने मिलेंगे हमको. ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट दैट इज साइटोप्लाज्मिक चेंजेस. से फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि तुम खा रहे हो एक अपना फेवरेट डोनट जिसके अंदर जेली है. सो इट्स अ जेली फिल्ड डोनट. ऑलराइट, अब ये जेली फिल्ड डोनट में अभी जब ये एकदम फ्रेश है तो ये जो डोनट है वो एकदम, उसका जो जेली है वो एकदम सॉफ्ट है. ऑलराइट, फुल ऑफ कलर्स है, एकदम ब्राइट कलर्ड है, रेड कलर्ड जेली है, ऐसा समझो. ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि मैं इसको धूप में रख रही हूँ. मैंने इसको धूप में रखा बाहर बहुत टाइम के लिए, कार में से फॉर एग्जाम्पल मैं डोनट्स खरीदे और कार में भूल गई. अब बाहर तो बहुत धूप चल रही है, तो फिर होगा क्या, ये जो है सॉफ्ट से कन्वर्ट हो जाएगा हार्ड, एकदम हार्ड स्ट्रक्चर, एकदम ड्राई हो जाएगा. बाय द टाइम आई रिटर्न, मैं सपोज 3-4 घंटे उसको धूप में रखा तो एकदम हार्ड और ड्राई हो जाएगा. एंड दिस अपीयरेंस इज कॉल्ड एज homogeneous, glassy and homogeneous appearance. Glassy and homogeneous appearance. ठीक है, अब हुआ क्या, ये एकदम ग्लासी. सो दिस ग्लासी साउंड्स ऐसे राइमिंग विद द क्लासी. तो अब जो है ये एकदम हार्ड टफ बॉय बन गया. ठीक है, ये हार्ड टफ बॉय है तो सारी लड़कियां इसकी तरफ भागी चली आई. तो अब ये शर्मा गया. शर्मा गया मतलब इसके चीक पिंक हो गए, पिंक चीक हो गए. क्या हो गए? पिंक चीक. मतलब हमने यहाँ से दो चीज़ें ली. एक इसमें हमने बोला, एक है हमारा ग्लासी एंड होमोजेनस अपीयरेंस वाला, और एक हमने पिंक वाली चीज़ नोटिस की. तो ये क्या है? ओके, टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें इओसिनोफिलिया होता है, दैट इज इंक्रीज इन द इओसिनोफिल काउंट. और जब इओसिनोफिल को तुम लोग देखोगे माइक्रोस्कोप में तो वो लोग पिंक स्टेन लेते हैं बिकॉज ऑफ वो लोग मोर ऑफ इओसिन टेकअप करते हैं स्टेन, दैट इज वाई वो पिंक स्टेन होते हैं. सो दैट इज इओसिनोफिलिया, क्योंकि इओसिनोफिल इंक्रीज होता है. अब इओसिनोफिल इंक्रीज क्यों? मैंने बोला कि बहुत सारी लड़कियां अब इसके पास आ रही है बिकॉज ये हार्ड टफ ग्लासी क्लासी अपीयरेंस है, राइट. तो हम बोलेंगे ये जो डीनेचर्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स है ना, ये लड़कियां हैं. तो ये जो लड़कियां हैं वो मोर इओसिन को बाइंड कर रही है. तो इंक्रीज्ड बाइंडिंग ऑफ द इओसिन टू द डीनेचर्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, इस वजह से इओसिनोफिलिया हो रहा है. वेरी डन. ग्लासी एंड होमोजेनस अपीयरेंस तो मैंने आपको बता दिया, वो धूप में रखने की वजह से हो रहा था. तो अब खुद सोचो, आपने उसको धूप में रखा. आप कोई भी बंदे को धूप में रख रहे हो, उसका सारा एनर्जी चला जाता है. 3-4 घंटे तुमने किसी को धूप में रखा, सारा एनर्जी क्या? मतलब लॉस ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी. तो ग्लाइकोजन का लॉस हुआ, इस वजह से ग्लासी एंड होमोजेनस अपीयरेंस आया. सो एक हम बात करेंगे इओसिनोफिलिया की, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लासी एंड होमोजेनस अपीयरेंस की. ओके, हम बात करते हैं सेकेंड की, दैट इज न्यूक्लियर चेंज. अब न्यूक्लियर चेंज एक्सप्लेन करती हूँ. से फॉर एग्जाम्पल एक बलून है, वो आजकल ना बहुत ट्रेंड में नहीं है ऐसे बलून जिसके अंदर ग्लिटर्स होते हैं. तो मैंने बोला एक ग्लिटर वाला बलून है, बच्ची ने वो खरीदा. अब हुआ क्या, सामने वाला लड़का
उसको भी चाहिए था बलून, लेकिन उसके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो वो लड़के को आया गुस्सा कि भाई ये बच्ची को लेके दिया है, मेरे को लेके नहीं दिया है। उसने क्या किया, उसने पिन डाल के इसको फोड़ दिया, इसको फोड़ा तो तुरंत ये श्रंक हुआ। पहले क्या हुआ, श्रंक हुआ, फिर श्रंक होने के बाद इसमें से ग्लिटर निकला, इसमें से ग्लिटर निकलना चालू हो गया। अब धीरे धीरे हवा इतनी चल रही थी कि विंड की वजह से ये ग्लिटर डिसअपियर होने लगा, विंड कैरी कर गई ग्लिटर को। तो हमने फर्स्ट स्टेज देखा जिसमें श्रंकन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि वो ग्लिटर फ्रैगमेंटेशन के तौर पे वो रिमूव हुआ, मतलब वो बाहर निकल गया सारा, और विंड आई, उसने उसको डिसअपियर कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। सिमिलरली हमारे ये 3 स्टेजेस है, पिकनोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस। पिकनोसिस में क्या हो रहा है, पिकनोसिस में क्या हो रहा है, इट इज श्रंकनिंग ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो डीपली बेजोफिलिक भी हो जाता है, बेजोफिलिक भी हो जाता है। फिर कैरियो तो न्यूक्लियस होता है, अब रेक्सिस क्या है, फ्रैगमेंटेशन। हमने बोला ना निकलना बाहर ग्लिटर का, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फिर लाइसिस मतलब डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन, मतलब ये जो है वो डिसॉल्व हो गया, ग्लिटर चला गया, उड़ गया विंड की फॉर्म में, दैट इज डिसोल्यूशन। तो ये 3 स्टेप क्लियर हुए। फिर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जब हम देखेंगे तो लार्ज अमॉर्फस डेंसिटीज। एमॉर्फस मतलब क्या, मतलब उसका कोई डेफिनेटिव शेप नहीं है, डेफिनेटिव शेप नहीं है, वैसी डेंसिटीज दिखेगी। कहाँ दिखेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में दिखेगी। एंड देयर इज अ प्रेजेंस, मैं प्रेजेंस ऐसे लिखती हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइलिन फिगर्स। तो एक बार देख लेते हैं, ये नॉर्मल सेल था, ये नेक्रोटिक सेल्स है जिसमें सारे साइटोप्लाज्मिक एज वेल एज न्यूक्लियर चेंजेस हो गए हैं। साइटोप्लाज्मिक में क्या होगा, इओसिनोफिलिया एंड ग्लासी होमोजेनस अपीयरेंस, एंड न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होगा, पिकनोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस। Pycnosis was shrunken and deeply basophilic nucleus. Karyorrhexis was nuclear fragmentation. Karyolysis is nuclear dissolution. यहाँ पे देखेंगे तो जो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की, तो अमॉर्फस डेंसिटीज जो हमको माइक्रोस्कोप में मिली, अरे माइटोकॉन्ड्रिया में मिली। एंड देन ये रहा देखो पिक्नोटिक न्यूक्लियस। पिक्नोटिक क्या था, श्रंकन एंड डीपली बेसोफिलिक न्यूक्लियस। फिर हमने बात की यहाँ पे माइलिन फिगर्स, जो हमने बोला प्रेजेंस ऑफ माइलिन फिगर्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे आपने पिक्नोसिस देखा जो कि है श्रंकनिंग, ये न्यूक्लियस जो है वो श्रंकन हुआ। उसके बाद कैरियोरेक्सिस, इसका फ्रैगमेंटेशन में डिवाइड हुआ। उसके बाद कैरियोलाइसिस मतलब वो डिसअपियर ही हो गया। दिस आर द नेक्रोटिक सेल न्यूक्लियर चेंजेस। इंक्रीज्ड इओसिनोफिलिया हुआ, मॉथ ईटन अपीयरेंस दिख रहा है नेक्रोटिक सेल का बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इओसिनोफिलिया count. So that is it about the introductory portion of necropsy.